हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर है। और प्रीवियस कुछ लेक्चरों में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो किसे कहते हैं, क्वांटिटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, वगैरह वगैरह, इन सभी टॉपिकों पर बात की थी। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे अनुगमन वेग हिंदी में कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। इसके पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम समझें, इससे पहले हमको प्रीवियस जो 2-3 लेक्चरों में कॉन्सेप्ट मिला है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक बार उसको रिकॉल करते हैं। जैसे आज का जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज इट क्लियर? बट बिफोर कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात करें, कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमको रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे पीछे के कुछ लेक्चरों में आपने देखा था कि अगर ये कोई हमारे पास कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जिनसे निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव आयंस के रूप में इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जितने डॉट डॉट हैं ये सब पॉजिटिव आयंस हैं, और ये जो एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है ये सब के सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी के कारण एक वेलोसिटी होती है जिसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, और इसी थर्मल वेलोसिटी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर में रैंडम मोशन देता है, इरेगुलर मैनर में मोशन देता है, मतलब पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो ये इन पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, इनका कोलिजन होता है। लेकिन यहां का जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के कारण ये रैंडम मोशन तो शो करता है, लेकिन यहां लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होने के कारण ये मोशन कंटिन्यू रहता है, रैंडमली कंटिन्यूअस मोशन रहता है। क्योंकि एनर्जी लॉस हुआ नहीं, जो एनर्जी उसके पास थी उतनी एनर्जी अभी भी है। कोलिजन के कारण सिर्फ क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज कर गया। तो डायरेक्शन चेंज कर गया तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज कर गई। अदरवाइज ये इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर 10 टू दी पावर अप्रोक्सीमेटली 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव करते रहता है। ये थर्मल वेलोसिटी है इसकी, अप्रोक्सीमेटली लगभग 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड थर्मल वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन देते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, और इस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। हिंदी में इसको ऊष्मीय वेग कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। और ये थर्मल वेलोसिटी आती कहां से है, तो थर्मल एनर्जी के कारण इसके अंदर डेवलप होती है। इतने सारे कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें ये क्या कमाल करने वाला है इसको पहले हम देखते हैं। अब होता क्या है कि नेट करंट फ्लो नहीं हो पाता। नेट करंट फ्लो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि किसी भी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को देखेंगे, किसी भी पार्टिकुलर इस कंडक्टर के किसी भी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को देखेंगे, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेफ्ट साइड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो राइट साइड है वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, इसलिए नेट फ्लो नहीं हो पाता। और नेट फ्लो नहीं होने के कारण जो करंट है वो डेवलप नहीं करता है, करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है किसी भी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। यानी अगर हम ये बोले तो कह सकते हैं कि द नेट और एवरेज बोले थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी of these free electrons
इज जीरो। नेट थर्मल वेलोसिटी इसकी क्या होती है? जीरो होती है। जैसे लेट देयर आर n free electrons are in a conductor having thermal velocities u1, u2, u3 un। मान लेते हैं किसी कंडक्टर के अंदर में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है, इनिशियल जो वेलोसिटी है, जो थर्मल एनर्जी के कारण जो वेलोसिटी है वो कितनी है? u1, u2, u3 un। n पार्टिकल्स हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका थर्मल वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इनका जो नेट जो एवरेज वैल्यू होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो जीरो होगी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होगी। दैट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस प्लस un अपॉन n एंड दिस बिकम इक्वल टू। तो याद रखना, थर्मल एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों की वो जीरो होती हैं। किसी भी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और करंट कैरियर्स इन लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू टुवर्ड्स द राइट साइड। तो नेट फ्लो नहीं होगा, या फिर यूं कहें कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, जिसके कारण यहां पे करंट डेवलप नहीं करेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि इन कंडक्टरों से हम करंट प्रोड्यूस करें, करंट डेवलप करें, तो आपको इसको किसी ना किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़ना होगा, या फिर किसी भी तरीके से इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना होगा इसके इंड्स के बीच में, तभी जाके आप करंट डेवलप कर पाएंगे। इस बात को आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि जब तक ये रैंडम मोशन होता रहेगा, जब तक ये नेट यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं होगा, तब तक करंट डेवलप नहीं करेगा, है कि नहीं? एक पॉजिटिव वर्क नहीं होता है ना, जब आप सिस्टमेटिकली काम नहीं करते हैं। अब पता चलता है कभी इन्हें गए, कभी उन्हें गए, कभी उन्हें गए, कभी उन्हें गए, आज चाचा के यहाँ, फिर मौसी के यहाँ, फिर फूआ के यहाँ, फिर मामा के यहाँ, तो आपका रैंडम मोशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप पॉजिटिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको यूनिडायरेक्शनल में वर्क करना होगा। एकदम एक डायरेक्शन में आप अपने कंसंट्रेशन को फोकस करिए कि भाई हमको पढ़ना है। अब पता चला कि कॉपी लेके बैठे, तब तक नहीं, जाओ मामा के यहाँ से घूम के आओ, एक काम करके आओ। फिर पता चला कि आके कंसंट्रेट किए, कलम कॉपी उठाए, तो फिर पता चला ना बुआ के यहाँ जाना है, तो आप तो फिर मामा बुआ मौसी फूफा काका, इसी में कंसंट्रेशन जो है आपके ब्रेन का वो बढ़ जाता है, आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। वैसा ही कुछ काम इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है। इनका रैंडम मोशन नहीं हो रहा है, कोई अप जा रहा है, कोई डाउन जा रहा है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है। तो अब हम एक पार्टिकुलर किसी इस कंडक्टर के प्लेन की बात करें, तो इस प्लेन पे अगर देखें तो लेफ्ट जाने वाले इलेक्ट्रॉन्सों का और राइट जाने वाले इलेक्ट्रॉन्सों का जो रेट है, जो दर है उनके मूव करने का, गति करने का, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो नेट उसका फ्लो नहीं हो पाया, जिसके कारण करंट डेवलप नहीं कर रहा है। यानी अगर आपको नेट करंट चाहिए, इसके लिए हम एक अलग लेक्चर भी बना रखे हैं, हाउ वी कैन गेट स्टेडी करंट। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि यहां पर इनके दोनों एंड्स पर कोई ना कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ जोड़ने पड़ेंगे। हमको किसी भी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इनके दोनों एंड्स के बीच में देना होगा। जब हम सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट करते हैं तो हमें मालूम है कि उस पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो कैपेबल होता है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्सों पर क्या कर सके, यूनिडायरेक्शनल मोशन प्रोवाइड कर सके।
या फिर यूं कहिए कि जब हम सोर्स ऑफ ईएमएफ से इसको कनेक्ट करते हैं तो उसको एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्योंकि आपने देखा था कि सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एक्चुअली वो फोर्स नहीं होता, वो एनर्जी होती है जो सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यानी हम क्या बोले कि टू प्रोड्यूस करेंट, टू डेवलप करेंट, वी हैव टू provide potential difference between their both ends by any means। किसी भी तरीके से हमको क्या करना होगा कि इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने होंगे, सोर्स ऑफ ईएमएफ देने होंगे। यानी टू प्रोड्यूस करंट वी हैव to what? Provide potential difference between their ends, or we have to ऐड बोलो या कनेक्ट बोलो, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो उसके अंदर प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और आपको मालूम है कि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। व्हाई इन अपोजिट डायरेक्शन? बिकॉज इट इज निगेटिवली चार्ज। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और निगेटिव चार्ज पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, बिकॉज इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये क्लियर ना? यानी जैसे ही आप पीडी देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, मान लेते हैं भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने इसके दोनों एंड्स के बीच में जैसे ही दिया, तो होगा क्या कि उसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों पर फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब फोर्स लगेगा तो बट नेचुरल है, उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों में एक्सेलरेशन भी होगा। पहले तो ये थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इधर उधर जिगजैग मोशन दे रहे हैं, U1 U2 U3 U4 U5 जिस इलेक्ट्रॉन्स को आप कंसीडर करें। अब पता चला मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन हूं, मैं U1 वेलोसिटी से इधर जा रहा था, क्या इधर ही जा रहा था U1 वेलोसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैं इधर मूव कर रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होने वाला है कि मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हूं, तो मेरे ऊपर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अब मुझे ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगा, अब मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा। मेरा मोशन अब किधर होगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे हो। अब फोर्स लगा, भैया एक्सटर्नल फोर्स लगा, मेरी वेलोसिटी पहले से U1 थी, U1 से मैं इधर जा रहा था, फोर्स लगा इधर, मैं U1 से अब इधर मूव कर रहा है। अब फोर्स जो लग रहा मेरे ऊपर वो क्या करेगा, मेरे को एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। बिटवीन दैट हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट आएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करते, बीच बीच में ये पॉजिटिव आयंस हैं और इनको फ्रीली मूव नहीं करने देते, क्योंकि ये फ्रीली मूव करने जब ये मूव करते हैं तो इन आयंसों से टकराते हैं, ये इनका कोलिजन होता है। लेकिन तब जो कोलिजन हो रहा था वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। लेकिन अब जब आप पीडी दिए हो, अब जो आप एनर्जी दे रहे हो, इस एनर्जी के कारण इसमें जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा तभी तो ये जाके आयन से टकराएगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि मेरे ऊपर फोर्स लगा,
मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हूं, मेरे ऊपर यहां पे एक फोर्स लगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है, राइट टू लेफ्ट, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मैं क्या हूं, निगेटिवली चार्ज हूं, और इस फोर्स के कारण मेरे में मोशन होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। मैं पहले u1 वेलोसिटी से चल रहा था, थोड़ा सा एक्सेलरेट करूंगा, और जैसे ही आगे जाऊंगा तो आयन से टकराकर मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाए। अब ऐसा क्यों सर, आप बोले थे कि लॉस ऑफ एनर्जी होता नहीं है, फिर यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हुआ? तो याद रखना, सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करने से पहले जो फ्री इलेक्ट्रॉनों का इन आयंसों से, पॉजिटिव आयन से जो कोलिजन हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, वहां लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिए, आप सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिए, V वोल्ट, पॉजिटिव, निगेटिव, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रत्येक पॉइंट पर, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उस पर माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये आयंस है बीच बीच में, तब फोर्स लगेगा तो इसमें मोशन होगा, ये एक्सेलरेट करेगा, लेकिन यहां पर आके टकराएगा, तो जो एनर्जी इसने गेन किया इस सोर्स ऑफ ईएमएफ से, वो एनर्जी के कारण इसने मूव करना शुरू किया, लेकिन कोलिजन के बाद वो एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि यहां जो कोलिजन हो रहा है वह परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन है। यहां जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन। यहां जो कोलिजन है, ये कोलिजन क्या कहलाता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन यहां जो कोलिजन होगा, यहां जो टकराव होगा बच्चा पार्टी, सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़ने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद, जो फ्री इलेक्ट्रॉनों का रैंडम मोशन के बजाय एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, वो भी किधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बच्चा पार्टी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स, जो निगेटिव चार्ज होते हैं उन पर फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन, किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या करेंगे, माइनस से प्लस की तरफ मूव किए, यहां कोलिजन हुआ। अब इस कोलिजन के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि ये कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है बच्चा। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी होती है, लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो होती है, लेकिन यहां पर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है, यहां लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है, लेकिन यहां लॉस ऑफ एनर्जी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक्सेलरेटरी मोशन यहां प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ एक्सेलरेटरी मोशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेलरेट किया, आगे बढ़ा, टकराया, जीरो, फिर फोर्स तो कंटिन्यूअसली लग रहा है, फिर इस पर फोर्स लगा, फिर ये एक्सेलरेट किया, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया, आगे बढ़ा, फिर टकराया, फिर कितना हो गया, जीरो। इस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेगा, फिर जीरो, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर जीरो, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर, तो नेट एक एक्सेलरेटरी मोशन इसको प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्सों के पास कोई नेट एक्सेलरेटरी मोशन प्रोवाइड नहीं होगा, कोई एक्सेलरेटरी, इसके पास कोई नेट वेलोसिटी नहीं आएगी। ये बार बार टकराकर जीरो, फिर टकराकर जीरो, फिर टकराकर जीरो, इसके कारण क्या होगा कि इन सब का हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक आने में तो कई एक बार इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट करेगी, फिर टकरा के जीरो होगा, फिर एक्सेलरेट करेगी, फिर टकरा के जीरो होगा, फिर एक्सेलरेट करेगी, ये प्रोसेस तो कई एक बार होगा। और जूनियर क्लासेस में आपके पास कॉन्सेप्ट है, या 11th क्लास में आपको मैंने भी पढ़ाया कि जब किसी बॉडी, किसी पार्टिकल्स के पास एक से अधिक वेलोसिटी हो जाए तो हम वहां पे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्सों के पास एक से अधिक वेलोसिटी होने लगती है, और इसीलिए वहां पर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे।
जब हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कोई बहुत बड़ी वेलोसिटी नहीं है, एक बहुत छोटे मैग्नीट्यूड की एक नेट वेलोसिटी आती है। अब हम इलेक्ट्रॉनों को इन वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता हुआ एज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि उसी एवरेज वेलोसिटी से मूव करता हुआ एज्यूम करेंगे, एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड आई थिंक। तो इतनी कम वेलोसिटी होती है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए एज्यूम किया जाता है। और इसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होने लगे होंगे। एक बार और रिपीट मोड में मैं डाल देता हूं। बिफोर कनेक्टिंग विद सोर्स, इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी के कारण वेलोसिटी थी, जिसे थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और इस थर्मल वेलोसिटी के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन फ्रीली मूव नहीं करते, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिससे निकले हैं वो पॉजिटिव आयंस के रूप में इसी में प्रेजेंट है, और ये मूव नहीं करते, ये स्टेशनरी होते हैं, अपने एक फिक्स पोजीशन पर होते हैं, और ये वाइब्रेट करते रहते हैं, इनमें कंपन होते रहता है, वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनसे निकल गया वो पॉजिटिव आयंस के रूप में इसी के अंदर एक खास पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है तो उस दौरान ये इनसे टकराता है, इनसे कोलिजन होता है। लेकिन अभी जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए वहां लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। और सिर्फ डायरेक्शन बदलने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अगर आया, यहां टकराया, डायरेक्शन बदला, अब ये डाउनवर्ड जाने लगेगा। हो सकता है यहां टकराया, अब ये राइट जाने लगेगा। हो सकता है यहां टकराया, अब लेफ्ट जाने लगेगा। इस तरह से इनके पास एक कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन का मोशन ना होकर रैंडम मोशन होता है। और यहां जो एवरेज वेलोसिटी इनका कैलकुलेट करते हैं तो वो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई नेट फ्लो नहीं है, और नेट फ्लो नहीं होने के कारण इसमें करंट डेवलप नहीं करता। अब अगर कंडक्टर में आपको करंट को डेवलप करना है तो आपको किसी भी तरीके से या तो उसको सोर्स ऑफ ईएमएफ से जोड़े या पोटेंशियल दे। अब पोटेंशियल हम देते हैं तो इसके अंदर प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर कोई चार्ज होता है तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज ही पार्टिकल्स है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप किया तो इस चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा। अब किधर फोर्स लगेगा? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो आप सोचिए कि इसके अंदर में जो चार्ज पार्टिकल्स है वो कौन है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो इसीलिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? अब इस फोर्स लगने के कारण इसमें मोशन होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन होने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव आयन से टकराएगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्योंकि अभी जो टक्कर हुई, अभी जो कोलिजन हुआ वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं था, अब ये इनइलास्टिक कोलिजन है, और इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ एनर्जी होती है, अभी भी इस पर फोर्स लगना कंटिन्यू है, तो अभी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर इस पर फोर्स लगेगा, फिर ये एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करके आएगा, और अगले ही टाइम फिर जाकर टकराएगा, फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये एक्सेलरेट करेगा, फिर आगे यहां पे टकराएगा, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस तरीके से अगर टोटल एल लेंथ है तो एल लेंथ के अंदर ये कई एक बार इनका कोलिजन होगा, यानी पॉइंट ए से बी तक आने के बीच में ये कई एक बार इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट करेगी, फिर 0 होगी, फिर एक्सेलरेट करेगी, फिर 0 होगी। और हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जब किसी पार्टिकल्स के पास एक से अधिक वेलोसिटी हो जाए तो हम वहां पे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हम इनका भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्सों का, तो हम पाएंगे कि एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट का एक वेलोसिटी आता है हमारे पास, जो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, और उसी नेट वेलोसिटी से हम इलेक्ट्रॉन्सों को मूव करते हुए मानते हैं, और यही एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग एक्सप्रेशन की ओर बढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आप यहां तक का कंसेप्ट आइए, और इसमें एक कंसेप्ट और ऐड होने जा रहा है, वो है मीन फ्री पाथ, जिसको हिंदी में कहते हैं माध्य मुक्त पथ। ये क्या है? तो आपने देखा
कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किए तो एक कोलिजन यहां हुआ, वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, फिर से इसने एक्सेलरेट किया और एक्सेलरेट करके आगे बढ़ा, फिर यहां पर टक्कर हुई, कोलिजन हुआ और यहां वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर एक्सेलरेट करेगा, फिर यहां पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि ये अगर हम फर्स्ट कोलिजन माने और इसको अगर हम सेकंड कोलिजन माने, दोनों कंसेक्यूटिव कोलिजन है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। तो ये दो कंसेक्यूटिव कोलिजनों के बीच का जो पाथ है, इसी पाथ को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मतलब इन दोनों के बीच का ये फ्री पाथ है, मतलब इस बीच में उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं मिला, इस बीच में उसने अपने आप को एक्सेलरेट ही किया है। तो ये पाथ क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ के बीच के डिस्टेंस को कवर करने के लिए यहां से यहां तक के पाथ को अब हम मीन फ्री पाथ बोलेंगे, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पाथ को कवर करने में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उतने टाइम तक ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलैक्स है भैया, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स है, मतलब उसको रोकने टोकने वाला, कोलाइड करने वाला है, रोकने वाला, हडल पैदा करने वाला कोई नहीं है, उतना देर तक वो रिलैक्स है। तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट अभी आएगा, एक आएगा मीन फ्री पाथ और दूसरा आएगा रिलैक्सेशन टाइम। पहले हम दोनों को डिफाइन करा देते हैं, उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम को हमने डिफाइन कर दिया। मीन फ्री पाथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ आयंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। और मीन फ्री पाथ लगभग किस ऑर्डर का होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर। और मीन फ्री पाथ को कवर करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। तो इसको भी हमने डिफाइन कर दिया कि द एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कवर द पाथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टाउ से। और यह किस ऑर्डर का होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 सेकंड के ऑर्डर का होता है रिलैक्सेशन टाइम, 10⁻⁻14 सेकंड के ऑर्डर का होता है। तो ये मीन फ्री पाथ है, रिलैक्सेशन टाइम है। जो बिहार बोर्ड के बच्चे जिनका लैंग्वेज हिंदी है, मीन फ्री पाथ को क्या लिखेंगे, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। और क्या बोलेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्सों का दो क्रमागत टुकड़ों के बीच में तय की गई दूरी, दो क्रमागत टुकड़ों के बीच में तय की गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहेंगे। और रिलैक्सेशन टाइम को हम हिंदी में कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं, श्रांति काल। अब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्सों का दो क्रमागत टुकड़ों के बीच की दूरी को तय करने में, दो क्रमागत टुकड़ों के बीच की दूरी को तय करने में लिए गए समय को श्रांति काल कहेंगे। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो आई थिंक कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर सपोज दैट कि हमको रिलैक्सेशन टाइम निकालना है, रिलैक्सेशन टाइम निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू, जैसे टाउ क्या है, टाइम है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्डा। और स्पीड मान लेते हैं इसका जो आरएमएस वैल्यू है वेलोसिटी का, वी आरएमएस, हमको निकालना है टाउ। तो टाउ इक्वल टू इसका डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा अपॉन वी आरएमएस, जहां वी आरएमएस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्सों का। और लैम्डा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, सॉरी लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ है। तो मीन फ्री पाथ यानी डिस्टेंस ले लिए और यहां पर वेलोसिटी ले लिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल के चला आएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम को कैलकुलेट करने का एक तरीका हो सकता है, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, टाउ इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी आरएमएस। ऐसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना आगे सीखना भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बार बार हम एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों डालें, इलेक्ट्रॉन्स का एक से अधिक वेलोसिटी है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं किसको है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं तो इसको एक एनर्जी मिलती है, इसको एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता है, जिसके कारण ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स के कारण मूव करना चाहता है और एक्सेलरेट होना चाहता है, लेकिन कोलिजन के कारण लॉस ऑफ एनर्जी होती है, फिर वेलोसिटी जीरो, फिर एक्सेलरेट करता है, फिर वेलोसिटी जीरो। इस तरीके से एल डिस्टेंस के बीच में, ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन्सों के पास एक से अधिक वेलोसिटी है, तो हम उनका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर ना। अब इलेक्ट्रॉन्स का कोई वेलोसिटी पूछेगा तो यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, तो कौन सी वेलोसिटी बतलाएंगे, बहुत सारा वेलोसिटी है, तो हम उनका एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट जूनियर क्लास में आपने देखा होगा। इन्हीं सभी टाइमों में एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। और जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो वो काफी लेस अमाउंट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का आता है, और वही कहलाता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई थिंक कि इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की ओर बढ़ेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना मतलब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तत्काल आप यहां तक आइए। आ गए यहां तक, चलिए। एवरेज वेलोसिटी यहां जो आता है उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना होगा, डेरिवेशन करना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला का, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें। और एवरेज का कॉन्सेप्ट आता क्यों है, ये जूनियर क्लास में आपने देखा होगा। जैसे आपको मालूम है कि अगर कोई बंदा है, मान लेते हैं कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल वो कर रहा है, ठीक है। अब 10 मीटर पर सेकंड से चला 2 सेकंड तक, फिर 20 मीटर पर सेकंड से चला 2 सेकंड तक, और फिर 30 मीटर पर सेकंड से चला 6 सेकंड तक, और वो ए से बी तक पहुंच गया। तो टाइम कितना लिया, पहले 2 सेकंड लिया, फिर 2 सेकंड लिया, 4 सेकंड, और फिर 6 सेकंड लिया, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में वो ए से बी तक गया। और इस बीच में उसने जो स्पीड यूज किया वो अलग अलग किया, पहले 20, फिर 30, फिर 10, 20, 30, इस तरीके से अलग अलग वेलोसिटी से गया। अब कोई दूसरा बंदा है, वो भी ए से बी तक गया है, और वो 10, 20, 30 नहीं, वो सिर्फ एक वेलोसिटी फॉलो करा 22 मीटर पर सेकंड, और 22 मीटर पर सेकंड से वो चल दिया और ए से बी तक पहुंच गया 10 सेकंड। तो पिछला वाला बंदा भी 10 ही सेकंड में पहुंचा था और ये भी बंदा 10 ही सेकंड में पहुंचा, लेकिन वो अलग अलग वेलोसिटी से गया था। 2 सेकंड तक गया था 10 से, फिर 2 सेकंड तक गया था 20 से, फिर 6 सेकंड तक गया था 30 से, तब जाके वो ए से बी तक पहुंचा। और ये 22 से चला एकदम कॉन्स्टेंटली, और कहां तक पहुंच गया, ए से बी तक सेम टाइम में पहुंच गया। तो ये इसका जो 22 मीटर पर सेकंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब ऐसे ही बतला रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो इसका जो 22 मीटर पर सेकंड की जो कांस्टेंट वैल्यू आई, वह उसके 10, 20 और 30 का एवरेज कहलाएगा। अगर कोई सडनली आपसे पूछ दिया कि उस बॉडी का वेलोसिटी कितना है, तो क्या बोलोगे, उस व्यक्ति का, उस आदमी का वेलोसिटी कितना है, तो क्या बोलोगे, 10, 20 की 30। तो 10, 20 और 30 की जगह पे उसका एवरेज बोलेंगे। तो एवरेज यही है 22, जिसके ये कॉन्स्टेंटली चला था तो सेम टाइम में वहां तक पहुंच गया था। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जहां वेरिएबल वेलोसिटी हो वहां बॉडी का वेरिएबल वेलोसिटी डील ना करके उनके जगह पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं, और वही कांस्टेंट वैल्यू उन सभी वेरिएबल वेलोसिटियों का क्या कहलाता है, एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स जो था वो बिगिनिंग में U1 से तो चल ही रहा था, जो उसकी थर्मल वेलोसिटी थी। अब फोर्स लगा तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर एक्सेलरेशन हुआ, फिर जीरो हो गया। तो इस तरह से इसके पास भी वेरिएबल वेलोसिटी है। अब वेरिएबल वेलोसिटी है फिर इलेक्ट्रॉन्सों के पास, तो यहां किसका कॉन्सेप्ट आएगा, यहां आएगा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहां इलेक्ट्रॉन्सों को वेरिएबल वेलोसिटी से मूव ना करते हुए हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ एज्यूम करते हैं, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक कि क्लियर हो गया। अब हमारे पास टारगेट है कि हम इसका डेरिवेशन करें, यानी डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके लिए भूमिका तैयार है पहले से, काफी आसान है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पर जो वेरिएबल वेलोसिटी है वो कितनी कितनी है।
और फिर वेरिएबल वेलोसिटी निकाल लेंगे तो उसके बाद उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए करते हैं, मिटा दे इसको, मिटा दे, नोट हो गया। चलिए चलिए अब इस लेक्चर में हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। एल लेंथ का ये कोई कंडक्टर है, लेंथ इनका कितना है, एल। और अब इस कंडक्टर को हम किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस इसको देंगे, मान लेते हैं V वोल्ट। ए है या बी, या इधर ही ए लिख देते हैं और ये हमारा बन गया। इज इट क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप किया होगा वो प्लस से माइनस की ओर किया होगा, यू नो वेरी वेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इज इट क्लियर? तो व्हेन वी सप्लाई potential difference of V volt between their terminals, then what happen? क्या होगा? तो जैसे ही आपने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, when we supply या प्रोवाइड या कनेक्ट both terminals of the conductor with potential difference of V वोल्ट। V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से दोनों टर्मिनल को जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, इसके प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। देन inside the conductor there will be an electric field at each point which is given by, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन एल। V अपॉन एल, V अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके अंदर प्रत्येक पॉइंट पर डेवलप कर जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया तो ये भी क्लियर है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्सों पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको भी कैलकुलेट कर लें।
सो इलेक्ट्रॉन्स, कौन इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स also experience some force in the opposite direction of electric field that is given by। अब वो फोर्स कितना होगा, तो हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि सिंस F इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहां F इज इक्वल टू क्यू के जगह पे इलेक्ट्रॉन है और E के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं V अपॉन एल। तो यहां F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई भी अपॉन एल, ई भी अपॉन एल, इतना फोर्स इस पर लगेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स कितने फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पोटेंशियल कितना दिए V, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हुआ V अपॉन एल, और फोर्स कितना लगा ई भी अपॉन एल। एक एक चीज कैलकुलेटेड है, हर चीज कैलकुलेट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, कितना फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी तो हुआ होगा, उस एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। हाउ? सी हियर, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्सों का मास m माने, इन इलेक्ट्रॉन्सों का मास कितना माने, m माने, तो आप एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बच्चा? फ्री इलेक्ट्रॉन्सों पर कितना फोर्स लगता है वो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ड्यू टू अप्लाई दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अब आइए, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्सों में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा बच्चा पार्टी? अब फोर्स तो हमें मिल चुका है, अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मास m है। लेट मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बी m। सो नाउ हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, ईबी अपॉन एल, ईबी अपॉन एल अपॉन एम। सो ये ईबी अपॉन एल है, ईबी अपॉन एल। अब ये एल नीचे आ जाएगा तो एक्सेलरेशन बिकम ईबी बाई एम एल। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको, फोर्स हो गया, और ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ये एक्सेलरेशन हो गया। यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? यानी जब किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे, पीडी देंगे, तो उसके अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जब एक्सेलरेशन आ गया है तो इतने एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेगा तो कितने टाइम तक करेगा, तो रिलैक्सेशन टाइम तक करेगा। क्या बच्चा? यहां तो मान लेते फर्स्ट कोलिजन हुआ, वेलोसिटी जीरो, फर्स्ट कोलिजन वेलोसिटी जीरो, अब जीरो हो गई है ना,
तो ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा EV बाई ml टाउ से, और एक्सेलरेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। कब तक एक्सेलरेट करेगा बच्चा? ये कब तक एक्सेलरेट करेगा? तो एक्सेलरेट करता 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 हुआ जाएगा और फिर सेकंड कोलिजन में जीरो हो जाएगा। यानी फर्स्ट कोलिजन से सेकंड कोलिजन के बीच का जो टाइम है, बीच का जो टाइम है, जिस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उतने ही टाइम तक ये एक्सेलरेट कर पाएगा। तो मान लेते हैं इनिशियल स्टेज से, देखिए मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हूं जिसको आपने कंसीडर कर लिया, मेरे पास थर्मल वेलोसिटी कितनी है? u1 है। तब तक फोर्स लगना शुरू हुआ, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन के कारण मेरी वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, और मान लेते हैं कि फर्स्ट कोलिजन से सेकंड कोलिजन के बीच में जो टाइम है टाउ1 है, तो टाउ1 रिलैक्सेशन टाइम तक मैं एक्सेलरेट किया और फिर मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो कोलिजन के ठीक पहले मेरी वेलोसिटी कितनी थी? u1 थी? नहीं, u1 तो इनिशियल था। u1 के अलावे मैं टाउ1 टाइम तक तो एक्सेलरेट किया हूं, मैं अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया हूं, तो उतना वेलोसिटी तो मेरा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी हमारे पास पहले से वेलोसिटी u1 थी, अब इसमें वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। इस एक्सेलरेशन से मैं टाउ1 टाइम तक चला हूं, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? a टाउ1। और ये हमारे पास अब नई वेलोसिटी आ गई, यानी जब हम सेकंड टाइम टकराए उस समय मेरे पास वेलोसिटी u1 नहीं थी, u1 प्लस a टाउ1। इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो u2 प्लस a टाउ2, तीसरा होगा तो u2 प्लस a टाउ3। इस तरीके से करके हम सबका फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वेलोसिटी टकराने के ठीक पहले तक है, टकराया होगा, जीरो हुआ होगा, फिर बढ़ा होगा, फिर टकराया होगा, फिर जीरो हुआ। तो अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्सों का हम एवरेज वेलोसिटी अगर निकाल लें तो वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो सबसे पहले आप यहां तक का कॉन्सेप्ट लेकर आइए जिसमें आप एक कंडक्टर लिए, उस कंडक्टर को आपने V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से सप्लाई किया और उसके कारण इसके अंदर प्रत्येक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपने निकाला। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को आपने एक्सपीरियंस किया, और उस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन पैदा होगा उस एक्सेलरेशन को भी आपने निकाल लिया। अब हम इतने एक्सेलरेशन से सारे इलेक्ट्रॉन्सों को एक्सेलरेट करेंगे और उनकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, और हम देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्सों की अलग अलग है। तब हम उनका एवरेज फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, और वो एवरेज फाइनल वेलोसिटी जो होगा वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम करेगा। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आई थिंक। आइए यहां तक, चलिए हो गया। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, कोई बहुत विशेष टर्मिनोलॉजी नहीं था ये, आपको उसमें सीधा यहाँ जो आप पर्सन देखे हैं उसमें यही लिखना था कि अगर इस कंडक्टर को V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से दोनों सिरों के बीच में जोड़ देते हैं तो इसके अंदर के प्रत्येक बिंदु पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान E=V/L होता है। और उस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर एक बल लगेगा, तो बल का मान आप निकाल लिए थे, F बराबर QE करके EV/L आया था। और उस बल के कारण एक त्वरण पैदा होगा, तो त्वरण भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण यहाँ पर हो जाएगा हेडिंग उसका, और त्वरण निकाले थे तब आया था EV/ml। तो जो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है हम उसको लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना डेवलप किया था बच्चा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया था V/L, ये इक्वेशन फर्स्ट आया था, और इसके कारण फोर्स कितना लगा था इलेक्ट्रॉन्सों पर? तो EV/L, और बच्चा पार्टी इसके कारण एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ था? तो EV/ml। तो ये तीन चीजें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब हम देखते हैं कि माना कि किसी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के पहले थर्मल वेलोसिटी u1 है। लेट थर्मल वेलोसिटी ऑफ an electron before electric field E is u1। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी जो है वो कितनी है? u1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप किए तो उसमें इतना एक्सेलरेशन पैदा हुआ होगा, और इतने एक्सेलरेशन से वो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, जो टाउ1 मान लेते हैं, इतने टाइम तक वो एक्सेलरेट करेगा। क्लियर? तो देयरफॉर इनिशियल
थर्मल वेलोसिटी कितनी हो गई, u1 हो गई, और टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, लेट ये कितना हो गया, टाउ1। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इतना एक्सेलरेशन उसमें पैदा होगा, और इतने एक्सेलरेशन से वो टाउ1 टाइम तक तो रिलैक्स रह रहा है, यानी टाउ1 टाइम तक एक्सेलरेट करेगा। क्या जी बच्चा, दो कंसेक्यूटिव कोलिजनों के बीच में इसको कितना रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा है, टाउ1। तो टाउ1 टाइम तक वो क्या करेगा, रिलैक्स रहेगा, मजे में रहेगा, आराम से जा रहा है, जा बढ़ा के। कैसे, ए एक्सेलरेशन से, इतना एक्सेलरेशन से वो जा रहा है, तो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट कितना होगा, देयरफॉर इंक्रीजमेंट इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ए टाउ1। तो इनिशियल वेलोसिटी इतना और इंक्रीज हो गई वेलोसिटी इतनी, तो देयरफॉर क्या फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, क्या इंक्रीज्ड वेलोसिटी कितना होगा, इंक्रीज्ड वेलोसिटी कितनी होगी, इंक्रीज्ड वेलोसिटी हो जाएगी u1 प्लस ए टाउ1। ये इंक्रीज्ड वेलोसिटी, क्योंकि पहले इतनी वेलोसिटी थी, इंक्रीजमेंट इतना हुआ तो बढ़ के कितना हो गया, u1 प्लस ए टाउ1। अब सिमिलरली अनदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी तो होगा, बोलो बच्चा, होगा। तो उसके लिए क्या करें, सिमिलरली इंक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, u2 प्लस ए टाउ2, उसी तरीके से u3 प्लस ए टाउ3, और उसी तरीके से nth इलेक्ट्रॉन्स के लिए un प्लस ए टाउ n। आई थिंक इट इज ओके। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, इन सभी वेलोसिटियों का एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी vd बिकम इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बच्चा पार्टी कैलकुलेट करो, तो vd बिकम इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ1 प्लस u2 प्लस ए टाउ2 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस ए टाउ n अपॉन n। यही ना एवरेज होगा। अब यहां से vd की वैल्यू अगर निकालना चाहो, सब में से u1 u2 u3 अलग करो, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un अपॉन n एक साइड, प्लस ए टाउ1 प्लस ए टाउ2 प्लस ए टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस ए टाउ n अपॉन n अलग। अब यहां से vd इज इक्वल टू निकालो, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहीं पर a कॉमन निकाल ले सब में से, जैसे ए टाउ1 ए टाउ2 ए टाउ, तो a तो सब में है ना, तो a को कॉमन निकाल लीजिए और ले लीजिए टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n। तो अब यहां पर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बाई n, यह क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है।
और एवरेज थर्मल वेलोसिटी का मान आपको बताया जा चुका है कि इसका मान होता है 0। और τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट 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 प्लस τn अपॉन n क्या है? तो यह है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। तो इसको हम मान लेते हैं टाउ। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या मान लेते हैं? टाउ मान लेते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या मान लेते हैं? टाउ। अब क्या करें? तो ये वाला पर्सन तो इसका 0 हो जाने वाला है और इसके जगह पे हो जाएगा टाउ। तो वैल्यू कितनी हो गई? Vd इज इक्वल टू 0 प्लस ए टाउ। अब ए का मान ईवी बाई एम एल, ए का मान कितना आ गया? ईवी बाई एम एल। तो अब ए के जगह पे ईवी बाई एम एल टाउ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया बच्चा। यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। कितना आ गया? ईवी बाई एम एल टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसे आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोटेंशियल दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डेवलप हुआ था, फोर्स इतना लगा था और एक्सेलरेशन इतना हुआ था। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लियर किया था। अब हमने किया क्या कि माना कि कोई इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्रीली मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है थर्मल वेलोसिटी से, और उसकी थर्मल वेलोसिटी u1 है। और जब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो इतना एक्सेलरेशन होगा और उसका रिलैक्सेशन टाइम τ1 है। तो τ1 टाइम तक तो वो एक्सेलरेट करेगा, तब ना जाके टकरा के 0 होगा। तो वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट कितना होगा? तो इंक्रीजमेंट होगा a τ1 का। क्योंकि a एक्सेलरेशन से चल रहा था और τ1 टाइम तक चला है, तो a इंटू τ1, मान लेते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो रहा है और 2 सेकंड तक चले हो, तो कितना एक्सेलरेशन होगा? तो 2 दूनी 4। उसी तरह से a एक्सेलरेशन हो रहा है और कितने देर तक हो रहा है? τ1 टाइम तक, तो a इंटू τ1, ये इंक्रीजमेंट इन वेलोसिटी हुआ। तो ओरिजिनल वेलोसिटी इतना है और इंक्रीजमेंट इतना हुआ, तो अब इंक्रीज वेलोसिटी कितनी हो गई? इतनी। ये पहला इलेक्ट्रॉन्स का है। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का इतना, तीसरा इलेक्ट्रॉन्स का इतना, एनवाई इलेक्ट्रॉन्स का इतना। अब सभी इलेक्ट्रॉन्सों की वेलोसिटी मिल गई है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते किसको है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिहार बोर्ड वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले, अनुगमन वेग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। क्या होता है? Vd बराबर होता है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज निकाल लिए। एवरेज मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल अपॉन नंबर। तो टोटल को ऐड कर दिया और n है तो n से डिवाइड कर दिए, टोटल संख्या इसकी n थी। अब इसमें से u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस n अपॉन n को एक तरफ कर लिए, फिर a τ1 प्लस a τ2 प्लस a सब में से a को कॉमन निकालिए, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn अपॉन n। अब ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी का मान कितना हो गया? 0। और यहां पर ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो इसको हमने क्या मान लिया? टाउ। तो अब टोटल वैल्यू इसके जगह पे हो गया 0 और a के जगह पे हो गया a और इसके जगह पे हो गया टाउ। अब 0 हट जाएगा और a के जगह पे a का मान आ जाएगा ईवी बाई एम एल, एक्सेलरेशन था, और टाउ। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ईवी बाई एम एल टाउ। यानी अब हम एक कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के हर चीजों को जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आप देंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स के कारण उन इलेक्ट्रॉन्सों में कितना एक्सेलरेशन होगा, कितने टाइम तक होगा, और उस एक्सेलरेशन के कारण उसमें वेलोसिटी में कितना इंक्रीजमेंट होगा, और इंक्रीजमेंट के कारण उसकी इंक्रीज्ड वेलोसिटी कितनी बनेगी, और इंक्रीज्ड वेलोसिटी के बाद उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। आई थिंक कि एक एक बच्चे को समझ में आया होगा ये लेक्चर, और अच्छे तरीके से आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोग इन सारे कॉन्सेप्टों को जाने थे और इनके सारे आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
नोट कर लिए? उसका नोट्स एक प्रॉपर मैनर में तैयार कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।